नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। तो चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर जिसको हम एक संक्षिप्त रूप में एमएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। पेपर में आपके 101% यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। और इसके अलावा आपको अगर पता हो देश दुनिया में चीज़ें क्या चल रही हैं, कहाँ से चीज़ों को किस प्रकार से जो आंदोलन है किसानों का वो किस पर आधारित है, किस तरह से उसको लीड किया जा रहा है, इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। उसके बाद कमीशंस की जो रिपोर्ट्स हैं एमएसपी पर, या फिर क्या इसका रोल हो सकता है किसानों की लाइफ में, किसानों की ज़िंदगी में, और किन किन तरह से इनको निर्धारित किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये वैसे तो हमेशा आप लोगों को पता है कि हर एक फसल का जब सीज़न आता है, रबी का, खरीफ का, तो हर सीज़न में ये एक बार न्यूज़ में आता है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ में है, अभी न्यूज़ में होने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से आप लोगों को एक बार पीछे की चीज़ें याद आती होंगी, जब एक बार कानून आया था मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, तो देखिए गवर्नमेंट अभी अगर बात की जाए तो थोड़ा अगर आप देखेंगे तो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें चल रही हैं, अपने मन के कानून आ रहे हैं, अपने मन से निलंबन हो रहा है। जो विरोध करने वाले हैं उनको संसद से भगा दिया जाता है एक साथ बल्क में। जैसे कंपनी में कोई प्राइवेट फर्म होता है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे ले ऑफ होता है, फायर कर दिया जाता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है। तो वैसे ही क्या है आजकल संसद में हो रहा है। जो ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे, जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा संसद से। दूसरी चीज़ें क्या हैं कि डिटर्जेंट पाउडर की तरह है पार्टी। अगर आपके ऊपर कोई भी केस है, कोई भी धांधली है, कोई आप घपला किए हैं, घोटाला किए हैं, आप आइए, इधर से करप्ट नेता डालो, उधर से स्वच्छ नेता निकलेगा, ईमानदार बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको ही लेकर थोड़ा जो है लोगों में क्या है कि डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके कुछ घबराहट सी उत्पन्न होती है। अभी आपने देखा होगा कि फेमस यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो से कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई। वहाँ पर काफ़ी मतलब आप अगर पार्टी का नाम लेके छींक भी मार दोगे ना तो चीज़ें क्या हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखेंगे किसान आंदोलन के बारे में, क्यों ये न्यूज़ में है, फिर से क्यों सड़कों पर उतर गए हैं किसान, इनकी मांगें क्या हैं केंद्र सरकार से। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पहले कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये भारत पाकिस्तान या फिर भारत और चाइना का बॉर्डर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा भारत में नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है, तो दुर्भाग्यपूर्ण गवर्नमेंट ऐसी हो गई, सरकारें ऐसी हो गई, नीतियां ऐसी हो गई हैं कि जवान और किसान दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियां वर्तमान सरकारों के द्वारा बनाई गई। ठीक, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह, आपको यहाँ पर दिखेगा ये कटीले तार। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, रोका जा रहा है किसानों को। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आंदोलन है। यहाँ इस बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए जेसीबी तक जो है वो किसानों के पास है। तो देखिए मैंने एक दो जगह पढ़ा कि क्या है, आप सिर्फ किसानों के लिए बोला गया कि अन्न उत्पादक हैं, अन्नदाता नहीं हैं। ठीक, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मुद्दा कुछ भी हो, यहाँ पर अगर तरह से आप अगर भावनात्मक रूप से देखेंगे तो आप कहीं पर भी अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको पता है आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं, किस प्रकार आप उस पैसे को अर्न करते हैं, कमाते हैं। ठीक है,
30 दिन बीतता है, उसके बाद आप वेट करते हैं कि अब सैलरी क्रेडिट होगी, ठीक है, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आप इन्वेस्ट करने के बाद सोचते हैं कि अब रिटर्न आएगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन एक किसान ही ऐसी कौम है, ऐसा समुदाय है किसानों का, जो नौकरी वाला आदमी हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर प्रकार के आदमी पे लास्ट में रात को जो थाली में खाना आता है वो किसकी बदौलत आता है? वो किसान की बदौलत आता है, ठीक है। किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी प्रयोगशाला में चावल, दाल, सब्जी नहीं बनाई जा सकती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे जो है वो आप देखेंगे आने वाले टाइम में हर फील्ड, ऐसा नहीं है अभी किसानों के लिए है, धीरे धीरे ये हर क्षेत्र में आएगा। तो आप लोगों को वहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर थोड़ा पढ़ लिख कर और अपने विवेक का प्रयोग करते हैं इलेक्शंस में, तो चीज़ें काफ़ी कुछ जो है वो अच्छी होंगी, नहीं तो सबको भुगतना पड़ेगा। एक यहाँ अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो मेयर का चुनाव हुआ था अभी हाल ही में पंजाब में, तो क्या बोल दिया कि लोकतंत्र की हत्या की गई, ठीक है, क्योंकि मिलीभगत थी अधिकारियों की और पार्टीज की, ठीक है। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, जो विधायक अपने ही पार्टी का है वो अपने पार्टी के नेताओं को वोट नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को। तो चलते डिस्कस करते हैं चर्चा में क्यों है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी के रूप में जानते हैं। तो देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे कि एमएसपी होता क्या है, फिर एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग, जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इनका निधन भी हो गया, इनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसान भाई हैं, ये लोग अपना जो भी इनका एक तरह से, तो किसान है तो ट्रैक्टर पर ही अपना जो है विरोध करेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ कि जो किसान संगठन है बहुत सारे, इन्होंने क्या किया, एमएसपी की मांगों को लेकर क्या किया, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इन्होंने बताया कि मतलब इन्होंने मांग की कि जो एमएसपी है उसको कानूनी मान्यता एक तरह से दी जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लेकर एमएसपी की मांग को लेकर इन्होंने धरना दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया। इन्होंने दिल्ली में धरने की जो है वो चेतावनी दी सरकार को, और इसके परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी बैरिकेटिंग्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो लगाई गई, और वो फोटोज़ मैंने आपको दिखाई हैं। तो इसके चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो बॉर्डर हैं दिल्ली से लगे हुए पंजाब और हरियाणा के, तो इनको क्या कर दिया गया, एक तरह से सील कर दिया गया, इसको एक तरह से बंद कर दिया गया, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक। तो अब देखेंगे कि एमएसपी होता क्या है, ठीक। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर आप समझने का प्रयास करें तो एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, ये गारंटी होती है सरकार की, किसके लिए, किसानों के लिए, कि हम इस न्यूनतम मूल्य पर आपकी फसल को खरीदेंगे। उपज बहुत भी ज़्यादा हो जाए, बाजार मूल्य बहुत कम हो जाए, तब भी ये न्यूनतम मूल्य हम आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है भारत सरकार के द्वारा देश के किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी होती है, जिसमें निर्धारित किया जाता है कि किसानों की फसल का विक्रय बाजार में किस मूल्य पर होगा। मतलब एक मिनिमम प्राइस डिसाइड की जाती है कि ये जो है वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर हम आपकी फसलों को खरीदेंगे, ठीक। और इसकी जो घोषणा है वो फसल की बुआई के पहले कर दी जाती है। जैसे रबी की बुआई होनी है तो उसके पहले, या फिर खरीफ की बुआई होनी है तो उसके पहले उन फसलों के जो है एमएसपी वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। फिर उसके बाद एमएसपी निर्धारित होने के पश्चात बाजार में फसलों की कीमत अगर गिर भी जाती है तो भी गवर्नमेंट जो है उस न्यूनतम मूल्य पर क्या करती है, फसलों को खरीदती है, ठीक। तो ये एक तरह से क्या है, ये गारंटी है, किसानों को दी जाती है सरकार के द्वारा कि देखिए हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, हम इस न्यूनतम मूल्य पर आपसे इन फसलों को खरीदेंगे। तो जब सरकार ये गारंटी दे रही है तो फिर धरने की जरूरत क्या है,
फिर तो किसान गलत हो गए, फिर ये फालतू में क्या है लाइमलाइट ले रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है फिर ये क्या है लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर ये किसी एक पार्टी द्वारा ये क्या है फंडेड हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के दिमाग में आती हैं। तो धीरे धीरे इनको आप इस एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो अगर आप बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड क्या है इसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड की बात करें तो केंद्र सरकार जो है वो किसानों को फसलों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं CACP, ये क्या है एक संस्था है, ठीक है। और इस संस्था का काम क्या है, इस संस्था का काम है MSP डिसाइड करना। तो जो मेजर काम क्या है वो MSP ये क्या करती है डिसाइड करती है। तो MSP भी 3 तरह से A2, C2, A2+FL, तो बहुत 3 प्रकार होता है इसको डिसाइड करने का। आगे उसको हम अभी पढ़ते हैं। तो CACP क्या करती है, कोई भी जो फसल का सीजन होता है, फसल की बुआई के पहले क्या करती है उसके MSP को डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये प्रत्येक वर्ष क्या होता है रबी और खरीफ दोनों फसलों में ये जो है जारी किया जाता है। बात करें अगर सबसे पहले तो सर्वप्रथम 1966-67 में MSP दर लागू की गई थी, ठीक। तो CACP जो है ये क्या कर देता है सिफारिश देता है, किसको सिफारिश देता है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। और ये क्या करती है फिर ये MSP डिक्लेयर कर देते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो 23 फसलें हैं जिस पर MSP जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये इसकी एक क्या है क्या है इसका बैकग्राउंड है। अगर आप यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर बात हुई है तो बात करेंगे खरीफ और रबी की फसल, ठीक। तो जिनकी जो बुआई है या रोपाई है वो जून जुलाई में होती है और जो कटाई है वो सितंबर या अक्टूबर में होती है। तो ये खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगर आप बात करें रबी की, तो रबी की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई जो है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है, और अगर आप इनकी कटाई की बात करें तो मार्च और अप्रैल में होती है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो गेहूँ, जौ, सरसों, ये सारी चीज़ें क्या हैं रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो चलिए टॉपिक पर आएंगे, निर्धारण कैसे होता है, ठीक। तो निर्धारण करने के लिए मैंने आपको बताया कि CACP, ठीक है, क्या है ये CACP क्या है एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है, ये अध्ययन करती है, चीज़ों को देखती है और उसके बाद ये क्या करती है सिफारिश करती है, ठीक है। सिफारिश किस चीज़ की करती है बंधु, तो सिफारिश ये करती है कि कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों पर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए सिफारिश करने के लिए ये विभिन्न चीज़ों का क्या करते हैं विश्लेषण करते हैं। और उस विश्लेषण के आधार की बात करें कि किन चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें आएगा सबसे पहले मांग और आपूर्ति का विश्लेषण, मतलब डिमांड और सप्लाई, ठीक। तो डिमांड और सप्लाई का विश्लेषण किया जाता है। उत्पादन की लागत क्या है इसका जो है वो विश्लेषण किया जाता है। बाजार में कीमतों का जो रुझान है, रुझान मतलब एक तरह से जो ट्रेंड है कीमतों का, उसको देखा जाता है। अंतर फसल मूल्य समानता देखी जाती है। कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापारिक शर्तें जो हैं इनका विश्लेषण किया जाता है। उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50% और उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP के संभावित प्रभाव का अध्ययन जो है वो किया जाता है। और ये अध्ययन कौन करता है, तो ये अध्ययन करती है CACP, और इस अध्ययन के इस विश्लेषण के आधार पर ही ये क्या करती है MSP की सिफारिश जो है वो करती है। तो आप लोगों ने पढ़ा CACP के बारे में, तो इसको एक बार जानेंगे क्या है। तो ये है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका गठन हुआ था 1965 में। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद सदस्य सचिव होंगे, ठीक। और उसके बाद 2 और जो है वो सदस्य यहाँ पर होते हैं। ये इनकी क्या है एक प्रशासनिक संरचना होती है। ये मूल्यों का निर्धारण करते हैं। तो 7 प्रकार की ये अनाजों पर, 6 प्रकार की जो है दालों पर,
और इस प्रकार से कुल मिलाकर ये वर्तमान में 23 फसलों पर जो है, जिसमें 4 खाद्यान्न फसलें भी हैं, ठीक है। तो इन सब फसलों पर ये क्या करते हैं, ये एमएसपी की जो है वो सिफारिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्थापना कब हुई इसकी, जनवरी 1965 में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम था कृषि मूल्य आयोग। फिर इसको 1985 में परिवर्तित किया गया और नाम क्या रखा गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो कृषि उत्पादों के लिए एक क्या है, ये मूल्य का निर्धारण करता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, वो कौन है, विजय पाल शर्मा जी हैं। तो ये क्या है, आपके लिए एक फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक। अब आएंगे थोड़ा हम डिटेल में। तो एमएसपी को लागू करने के लिए आप सब लोगों को पता होगा डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर स्वामीनाथन, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति का जनक, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। इनको अभी क्या है, भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। इनको भारत रत्न भी जो है वो प्रदान किया गया। अभी इनकी लास्ट ईयर क्या है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया को अलविदा बोल दिया। लेकिन ये इन्होंने जो एक समिति गठित की गई थी, उसके हिसाब से जो एमएसपी के बारे में इन्होंने जिन चीज़ों को बताया और निर्धारण कैसे किया जाएगा, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, प्रिस्क्राइब किया, बताया। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी फसल की लागत से 50% अधिक होगा। अगर आपको 100 रुपए की लागत आई है किसी फसल का उत्पादन करने में, उगाने में, तो उस फसल पर आपको जो एमएसपी है वो 150 रुपये मिलनी चाहिए। अगर आपको 1000 रुपये आया है तो 1000 का 50% क्या हुआ, 500 रुपये। तो आपको जो एमएसपी मिलती है वो 1500 रुपये की मिलनी चाहिए, ठीक। तो ये किसने बताया, ये बताया स्वामीनाथन आयोग ने, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम मानते हैं कि 1000 रुपये की लागत आई, ठीक है, क्या है, 1000 रुपये की लागत आपको किसी फसल को उगाने में आई है, तो सरकार जो आपको एमएसपी देगी वो इसके 50% पे देगी। इसका 50% कितना हुआ, 500। और अब आपको एमएसपी जो मिलकर आएगी सामने, वो 1500 जो है वो एमएसपी जो है यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, इसे C2 + 50% फॉर्मूला बोला जाता है। यहाँ पर C2 का मतलब होता है कास्ट, मतलब लागत। तो लागत कितनी हुई आपकी, 1000 रुपये, आपको 50% और दिया गया, मतलब 500 और दिया गया, तो आपको एमएसपी कितनी मिली, तो एमएसपी आपको मिली 1500, ठीक। अगर आप बात करें स्वामीनाथन आयोग की, तो एमएसपी 30% तक बढ़ सकती है, मतलब 50% आपको दिया जाना है और इसको 30% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप बात करें यहाँ पर, तो 2024 और 25 के जो रबी का सीजन है, मतलब गेहूं का जो सीजन है, उसके लिए तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सूरजमुखी, इनके लिए एमएसपी के रेट्स हैं। आपको ये सिर्फ देख सकते हैं, देखने के लिए है, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर गेहूं का लागत जो है वो 1652 प्रति कुंटल आंकी गई और जो एमएसपी घोषित किया वो 2275 रुपये घोषित किया। लेकिन अगर स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हम एमएसपी डिसाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2478 रुपये, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से और सरकार के द्वारा जो घोषित किया गया, इसके हिसाब से दोनों का अलग अलग कंपैरिजन करके बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और इस पर देखेंगे कि किस प्रकार से एमएसपी जो है वो डिसाइड की जाती है, तय की जाती है। तो इसके लिए 3 प्रकार के फार्मूला का यूज जो है वो किया जाता है। 3 फार्मूला कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर आप देखना चाहें, तो पहला है A2 फार्मूला। A2 फार्मूला क्या हो जाएगा, A2 फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर कि जो आपका प्रत्यक्ष खर्च है, मतलब आपकी जो डायरेक्ट कास्ट है, या फिर आप यहाँ पर देखें तो प्रत्यक्ष लागत, मतलब
सीधे तौर पर एक डायरेक्टली आपने कितना इन्वेस्ट किया उस फसल को उगाने में। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो सिर्फ पैसे की जाती है, धन की बात की जाती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लागत बात की जाएगी तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपने बीज खरीदा, आपने ट्रैक्टर के लिए डीजल खरीदा, ईंधन खरीदा, आपने क्या है उर्वरक खरीदा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो कहां पर आएंगी, A2 फॉर्मूला में। फिर यहां पर बात करें दूसरा क्या है, A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर, मतलब पारिवारिक श्रम। तो इसमें जो है कुछ नहीं होता, A2 आपने पढ़ा, A2 में क्या है प्रत्यक्ष खर्च है, जैसे बीज खरीदा आपने, ईंधन खरीदा आपने उर्वरक खरीदा, आपने ट्यूबवेल ली, आपने सिंचाई का पैसा दिया, तो ये सारे क्या है प्रत्यक्ष लागत। अब A2 प्लस FL क्या हो जाता है, तो इसमें पारिवारिक श्रम भी देखा जाता है। क्योंकि जैसे देखिए किसान है, किसान के परिवार में जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग, लेकिन कुछ लोग क्या हैं कि हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई भी मजदूरी नहीं लेते। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर जो काम वो सहायता से हो रही है, अगर वही काम मजदूरी देकर किया जाता तो उसकी भी लागत आती। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, A2 प्लस FL फॉर्मूला, मतलब प्रत्यक्ष लागत और फैमिली लेबर, मतलब जो अप्रत्यक्ष मजदूरी है, उस व्यक्ति ने जो काम किया, उस व्यक्ति के परिवार ने मिलकर जो काम किया खेत में उस फसल के उत्पादन के लिए, तो इन सब चीजों को यहां पर ऐड किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा है C2 फॉर्मूला। C2 फॉर्मूला क्या है कि C2 फॉर्मूला सिर्फ इसलिए है कि जिन किसानों के पास स्वयं की जमीन होती है, ठीक है, अगर जमीन नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो रेंट पर लेंगे, ठीक है। जमीन को क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं, जिसको हम गांव में क्या बोलते हैं, पटाई पर या फिर पट्टे पर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं, तो उसकी लागत को भी यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, C2 प्लस 50% फॉर्मूला किसका है, स्वामीनाथन आयोग का है, जिसके आधार पर MSP का उन्होंने क्या किया था, सिफारिश किया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो CACP के अपने अकॉर्डिंग जो है वो देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A1 क्या है, कीमत है, ठीक। तो A1 में क्या आ जाएगा, शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व और अन्य कीमतें, ठीक है। अगर आप बात करें A2 में, तो A2 में A1 सारी चीजें प्लस जो जमीन है उसका किराया, और A2 प्लस FL जो होता है इसमें परिवार के सदस्यों की मेहनत भी देखी जाती है, और C2 जो है इसमें A1 आ जाएगा, पारिवारिक श्रम भी आएगा, स्वामित्व वाली जो जमीन है उसका जो रेंट होगा वो भी आएगा, अगर स्थानीय पूंजी पर ब्याज आपको देना पड़ रहा है या फिर ऐसी चीजें हैं स्थानीय पूंजी से संबंधित तो वो भी आएंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये एक तरह से स्वामीनाथन आयोग ने दिया था कि किस प्रकार जो है वो दिया जाता है। अब देखते हैं कि किन किन फसलों पर जो MSP है वो प्रदान किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 23 फसलों पर MSP जो है वो दिया जाता है, जिसमें 7 अनाज हैं, 5 दाल है, 7 तिलहन है मतलब तेल वाली फसलें, और 4 जो है वो व्यापारिक फसलें हैं जिनका मतलब क्या है, वो खाद्यान्न फसलें नहीं है, ठीक है। तो 23 फसलें हैं जिन पर MSP अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। तो बात करें अगर 7 अनाज या फिर खाद्यान्न फसलों की, तो इसमें क्या है, धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार, रागी और जौ, ठीक है। ये क्या है, अनाज है, ठीक है, इन पर MSP दी जा रही है। फिर 7 तिलहन है, तिलहन मतलब जिनसे तेल निकाला जा सकता है, तो सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी है, कुसुम है, मूंगफली है, तोरिया सरसों है और नाइजर सीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार की दालें हैं, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। इन 5 दालों पर MSP दिया जाता है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो 4 व्यावसायिक फसल, जिसमें क्या है, कपास है, खोपरा है, गन्ना है और कच्चा जूट है। खोपरा जिसको ना पता हो आपको पता हो, ये क्या होता है, नारियल का जो है बाई प्रोडक्ट होता है, नारियल से निकला हुआ प्रोडक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं। क्लियर। तो ये 23
23 प्रकार की फसलें हैं जिन पर वर्तमान में प्रेजेंट में जो है वो एमएसपी दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 अनाज है जिसमें गेहूं, धान, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा और जौ। ठीक है, 7वां क्या है? जौ। ठीक, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 तिलहन है। ठीक है, जिसमें क्या है? सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, काला तिल और नाइजर सीड। ठीक है, ये चीजें हैं। और अगर आप मतलब ये बस ऐसे था कि एक विजुअल प्रेजेंटेशन हो, आप लोगों को आप देखकर जान सकें। फिर यहाँ पर क्या है? 4 अन्य फसलें हैं जिसमें क्या है? गन्ना है, कपास है, नारियल है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? खोपरा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? हम खोपरा बोलते हैं, और जूट है। ठीक है, फिर दालें हैं, 5 प्रकार की दालें हैं, अरहर, चना, मूंग, उड़द और मसूर। इन 5 प्रकार की दालों पर भी जो है वो प्रदान किया जा रहा है। तो बात करें किसानों के प्रॉफिट की। ठीक है, तो किसानों के प्रॉफिट की बात करें तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये क्या है? गारंटी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक गारंटी है, भरोसा है किसानों को। इससे क्या होता है कि उनको ये डर नहीं होता कि अगर फसल अधिक हो गया, ज़्यादा उत्पादन हो गया, बहुत ज़्यादा उपज हो गई तो कीमतें नीचे चली जाएंगी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है? आर्थिक भरोसा है। फसल उत्पादन के पहले फसल की कीमत का अंदाजा हो जाता है उनको। सामान्य रूप से क्या है? फसल तैयार करते हैं लेकिन जो है एक तरह से उनको उसका प्राइस नहीं मिल पाता। वो जो काम करते हैं खेतों में उसका उन्हें एक प्रकार से दाम नहीं मिल पाता है, उनके परिश्रम की लागत नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है कि मांग और जो आपूर्ति है इसको एक तरह से इजी बनाया जा सकता है एमएसपी जो है वो प्रदान करके। ठीक, तो क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, किसान जो है वो मोटिवेट रहेगा कि हमें एमएसपी मिल रहा है, हम फसल का उत्पादन करेंगे। तो ये सारे जो लाभ हैं वो यहाँ पर मिलते हैं किसानों को। अब यहाँ पर बात आएगी जिसके लिए ये धरना चल रहा है, जिसके लिए हड़ताल चल रही है, जिसके लिए इतना बवंडर मचा हुआ है। सरकार अपने ईगो में है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो हमारे लीडर हैं वो थोड़ा ईगो सेंट्रिज्म है। उनके कैमरे के सामने कोई आ जाए वो धक्का मार देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रेड कारपेट कल्चर के वो बहुत विरोधी थे, लेकिन आजकल ज़्यादा उनको लाल कलर जो है वो बहुत पसंद आने लगा है। ठीक, और वीआईपी कल्चर के विरोधी थे, वो काफ़ी चीज़ों के विरोधी थे और वही चीज़ें उनको जो है वो पसंद आ रही हैं। तो जैसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आपने सुना होगा कि अगर विधायकों को या फिर नेताओं को खरीद फरोख्त करके सत्ता बनानी पड़े तो मैं उस सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये वही बीजेपी है, वही गवर्नमेंट है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को, ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। और आज आप देखेंगे तो क्रॉस वोटिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है विधायकों की, उनको खरीदा जा रहा है, वो बिक भी रहे हैं। बात सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी खुद की जो है वो वैल्यू लगा पा रहा है। ठीक है भाई, इतने टाइम के बाद 84 लाख योनियों में भटक के अगर हिंदू शास्त्रों की बात करें तो आपको मानव शरीर मिला है और आप बिक रहे हैं खुलेआम, तो बहुत शर्म की बात है आपके लिए। फिलहाल नेता एक जाति है और यह हर जातियों से उठकर होती है। ये किसी के नहीं होते, अपने माँ बाप के भी नहीं होते। ये वोट के लिए और मौका पड़ने पर उनको भी झूठा बता सकते हैं कि आपने कुछ और किया तब मैं पैदा हुआ। ये प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसके थ्रू मैं नहीं जन्म लिया हूँ। तो नेता प्रजाति ही ऐसी है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते हैं क्योंकि कभी कभी मन जो है वो भड़क जाता है तो कुछ और भी निकल सकता है। यहाँ पर देखेंगे कानूनी बाध्यता इसको नहीं है और यही जड़ है इस हड़ताल की, इस धरने की, किसानों के मन में जो आक्रोश है उसकी। तो कानूनी बाध्यता नहीं है देश में, इसको लेकर कोई कानून नहीं है और इसी को लेकर धरना है कि इसको कानूनी मान्यता दी जाए। क्यों? क्योंकि कल को अगर सरकार एमएसपी हटा लेती है तो किसान कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमको एमएसपी दिलवाओ, क्योंकि ये कानून नहीं है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है किसान संगठनों के द्वारा कि
सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में क्या है, ये एक तरह से सरकार पे डिपेंड करता है वो दे या ना दे। तो देखिए सबको क्या है, सत्ता में रहना जरूरी है। कुर्सी का जो एक स्वाद है, एक बार जो भी नेता इसको चाट लेता है वो सारा जीवन इसको चाटना चाहता है। तो इसीलिए जो कुर्सी है वो प्यारी है, और इसी कुर्सी के लिए हर साल 100-200 रुपए हर फसलों में बढ़ाकर एमएसपी जो है वो दी जाती है। जो स्वामीनाथन आयोग था, ये लोग उससे भी बड़े खुद को मानते हैं कि मतलब कि उनकी सिफारिशों को भी नहीं मान रहे हैं, अपने मन से जो एमएसपी है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बात करेंगे अगर इसके सामने जो रुकावटें हैं, अगर प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि गेहूं और धान दो ही फसलें ऐसी हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ये सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, एमएसपी जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे सेंट्रलाइज हो जाता है, गेहूं और धान पे। ठीक है, तो इससे जो बागवानी फसलें हैं, जो जैसे कोई किसान केला उत्पादन कर रहा है, कोई किसान सब्जी का उत्पादन कर रहा है, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन सब चीज़ों का उत्पादन जो कर रहा है, या फिर कोई मछली पालन कर रहा है, कोई पशु पालन कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, दुग्ध उत्पादन कर रहा है, तो ये भी क्या है, किसान ही है। और इन किसानों को यहाँ पर एमएसपी की गारंटी जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर कार्यान्वयन का अभाव है, इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने का, जैसे एमएसपी ही है। तो आप देखेंगे कि जो छोटे किसान हैं वो कभी भी अपने फसलों को एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं, ये बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़मीनी लेवल पर देखेंगे तो जो एसएमआई होते हैं, जो क्रय केंद्रों पर जिनकी जिम्मेदारी होती है उन फसलों को खरीदना, वो मिली भगत करते हैं। ठीक है, और उस मिली भगत में ये जैसे राइस मिल हो गया, बड़े जो ठेकेदार हो गए, या फिर बड़े काश्तकार हो गए, जमींदार हो गए, ये लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं, नंबर 2 वाला काम, काला बाजारी, स्टोरेज और ये सारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एमएसपी का जो लाभ है वो मात्र 6% किसानों को मिल रहा है। 94% जो किसान हैं इनको अभी भी जो एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के टॉपिक को लेकर, यहाँ पर एमएसपी को लेकर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए लगातार मेरे साथ। तो एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को नहीं मिले होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें अब रेगुलर बेसिस पे मैं प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक विदा लेता हूँ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।